स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। तो आज हम पिछले 8 महीने में जो भी इन्वायरमेंट से जुड़े करंट अफेयर्स होंगे उन्हें कवर करेंगे। तो पहला है ऑपरेशन ओलिविया को लेकर। तो अब ये है क्या, तो ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं ये कछुए, जो भारत में ऋषिकुल्या वाला क्षेत्र है और गहिरमाथा का क्षेत्र कहाँ पे है, ये उड़ीसा में। यहाँ पे ये हैचिंग के लिए मतलब अंडे देने के लिए साल में आते हैं। तो कब से कब आएंगे, सर्दियों से लेके गर्मियों तक, नवंबर से मई तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो जो भारत के तटरक्षक बल हैं, तो तटरक्षक जो बल हैं उनके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया जा रहा है, ताकि जो ऋषिकुल्या नदी है उसके मुहाने पर इनका संरक्षण किया जा सके। तो कुल लगभग 7 लाख के आसपास जो कछुए आएंगे उनका संरक्षण किया जाएगा। तो और इनका जो समय पीरियड है वो क्या है, नवंबर से लेके मई तक के बीच में आएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे होते हैं, ये उड़ीसा में है। अगला जो न्यूज़ है वो है सारब चू संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब इसका नाम ऐसा है कि ये कहाँ से कंफ्यूज हो सकता है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया का जो लद्दाख वाला एरिया है, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस तरीके के कुछ नाम मिलेंगे, तो लद्दाख से इसे कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो सारब चू राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व है ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब इसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है ये, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखना है, सबसे बड़ा अगर संरक्षण रिजर्व की बात करेगा, जो हिमालय और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करता है। यहाँ पे जो दो नदियाँ हैं उनका नाम क्या है, एक ओनाम नदी है और एक चारप नाला संगम क्षेत्र है। तो ओनाम नदी और एक है चारप नाला संगम क्षेत्र, ये दो नदियों वाला ये क्षेत्र है। अगला बात करें भारत का पहला जलवायु परिवर्तन स्टेशन। अब जलवायु परिवर्तन अगर होगा भारत में कहीं, तो पहाड़ी क्षेत्र या जहां बर्फ़ वाला एरिया होगा वहां पे सबसे पहले नज़र आएगा। तो भारत का जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जम्मू कश्मीर का है, उसने ऊधमपुर में भारत का पहला जलवायु परिवर्तन स्टेशन स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन 8 अप्रैल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे स्थित है। इसके बाद है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियाँ हमने पढ़ी होती हैं, एक यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसमें जियो पार्क्स होते हैं, मतलब कुछ एक वनों के प्रकार हैं क्षेत्र के, जियो पार्क्स। अब इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ में क्यों चलाइए, क्योंकि भारत में कोई भी यूनेस्को का जियो पार्क नहीं है, जबकि भारत में दुनिया की काफ़ी ज़्यादा विविधता है, संपदा है, जैव संपदा, तब भी भारत में कोई जियो पार्क नहीं है। तो अगर ये पूछा जाएगा क्या भारत में कोई जो यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क स्थित है, नहीं है, पर यूनेस्को की भारत में धरोहर स्थित हैं, चाहे सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो या मिश्रित हो, तीनों तरीके की हैं। इसके बाद बात करें सिमलीपाल उड़ीसा का। अब अभी हमने ऋषिकुल्या नदी वाला क्षेत्र देखा, अब वही क्षेत्र है उड़ीसा का सिमलीपाल। अब सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है उसे क्या किया गया है, भारत का 107वां नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है, और ये उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो भारत का पूछा जाएगा 107वां कौन सा नेशनल पार्क है, कि कौन सा, सिमलीपाल। क्या ये उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है, नहीं, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये फेमस क्यों है, यहाँ पे जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो ये जो बाघ हैं इन पे जो काले रंग की धारियाँ होती हैं, वो काले रंग की धारियाँ ज़्यादा होती हैं अपेक्षाकृत जो बाघ होते हैं उनसे, मेलानिस्टिक बाघों पे। तो ये विशेषता इन्हीं में पाई जाती है। तो दुर्लभ काले बाघ जो होते हैं उनकी यहाँ पे जो संख्या है वो अधिक है। इसके बाद एक बोर्ड है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। कब बना था ये, तो 1972 के अधिनियम के तहत है इसे स्थापित किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा मतलब क्या है, वन्य जीव संरक्षण के लिए संस्था है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, चूँकि ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है तो इसकी अध्यक्षता कोई बड़ा व्यक्ति करेगा। तो अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष होंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, क्योंकि ये किसके लिए है, पर्यावरण के लिए। तो इसमें याद रखना है वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री।
अब इसके बाद इसमें 47 सदस्य होते हैं। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें सेना प्रमुख भी होते हैं, स्पेशली जो थल सेना प्रमुख होते हैं, क्योंकि जो वन वाले क्षेत्र हैं इन सब में सेना की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, व्यय सचिव, ये सब भी संस्थाएं, इसके बाद एनजीओ वगैरह, सांसद, ये सब भी शामिल होते हैं। और टोटल जो सदस्य होंगे, सदस्यों की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 47 सदस्य होंगे अगर ये पूछा जाता है। तो अभी हुआ क्या है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी। तो कहाँ पे पूछी जाएगी कि इस बार जो बैठक हुई है वो हुई है गिर में। गिर मतलब गुजरात वाले एरिया में इस बार की वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई है। इसके बाद अभी हमने नेशनल पार्क देखा था, अब टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो भारत का 58वां जो टाइगर रिजर्व है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे अब टाइगर रिजर्व तो कम है पर नेशनल पार्क 107 है। अब नेशनल पार्क जो है उन्हीं में से जिन एरिया में भारत में ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं उन एरिया को क्या कर दिया जाता है, टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही माधव जो टाइगर रिजर्व मतलब माधव नेशनल पार्क है उसे 58वां जो भारत का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब है कहाँ पे ये, शिवपुरी ज़िला है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे नेशनल पार्क है माधव। तो यहाँ शिव नाम आ जाएगा या माधव नाम आ जाएगा, इससे याद कर सकते हैं। तो इसे 58वां बनाया गया था मार्च में। अब यहाँ पे साथ ही क्या हुआ था, यहाँ पे 2023 में 3 बाघों का भी यहाँ पुनर्स्थापना हुई थी। तो बाघ वगैरह वो कूनों में पाए जाते हैं, तो 3 को यहाँ पे भी स्थापित किया गया था। तो ये देखा हमने। इसके बाद भारत में और जो अभी पिछले 1-2 वर्षों में टाइगर रिजर्व बने हैं उन्हें देखते हैं। तो एक है 55वां टाइगर रिजर्व बना था रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का है। गोंड जो रानी हुआ करती थी रानी दुर्गावती के नाम पे ये रखा गया है। तो रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश में है टाइगर रिजर्व। इसके बाद जो 56वां बना था ये भी एक रानी के नाम पे, ये रानी दुर्गावती है। और ये है जो रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट वाला एरिया है, जो झांसी के पास वाला एरिया है चित्रकूट वाला एरिया। तो चित्रकूट वाले एरिया में अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे बुंदेलखंड वाला एरिया, तो अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो ये वाला एरिया बुंदेलखंड का, तो इधर चित्रकूट है। तो चित्रकूट वाले एरिया का ये रानीपुर था। भारत का कौन सा है, 56वां। इसके बाद 57 का जो बना था वो था रातापानी। तो रातापानी है मध्य प्रदेश में। मतलब पिछले जो 3-4 टाइगर रिजर्व बने हैं और अभी 58वां हमने देख ही लिया, वो एमपी के ही ज़्यादा हैं। तो इसके बाद ये भीतर जो भीमबेटका की गुफाएँ हैं उनके पास स्थित है ये रातापानी वाला। तो ये देखा हमने। इसके बाद है विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट आई है, और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग में तीसरे स्थान मतलब तीसरे स्थान से सुधार हुआ है। हम 5वें पे पहुंच गए हैं। तो क्या है, मतलब थोड़ा गुणवत्ता अच्छी हुई है। तो 5वें स्थान पे विश्व रैंकिंग में, 2023 में तीसरे स्थान से ये सुधार हुआ है। इसके बाद बात करें, पर भारत में विश्व का सबसे प्रदूषित मेट्रो क्षेत्र है, मतलब अगर शहर की बात करते हैं तो वो कौन सा है, जो बर्निहाट क्षेत्र है मेघालय में। तो बर्निहाट या बार्निहाट जो क्षेत्र कहा जाता है मेघालय का, यहाँ पे PM जो 2.5 है वो 128 मापी जाती है। तो ये वाली चीज़ देखा है इसमें। इसके बाद दिल्ली जो है वो दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी, अगर शहर पूछा जाएगा तो मेघालय का ये पूरे विश्व में ही सबसे ज़्यादा बर्निहाट है। तो हाट से याद रख लो, हाट मेला लगा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। कहाँ, मेघालय में। लेकिन दिल्ली जो है वो दूसरी सबसे प्रदूषित क्या है, राजधानी है। उसके बाद बताया गया कि हनोई, जो हनोई है वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई, ये सबसे प्रदूषित शहर है, क्योंकि दूसरा तो दिल्ली है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, हनोई हो जाएगा। तो याद रखना। और एशिया सबसे प्रदूषित, दुनिया का जो जितने भी महाद्वीप हैं उन सब में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वो एशिया ही महाद्वीप प्रदूषित है। और भारत में आइजॉल मिज़ोरम सबसे स्वच्छ जो शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, कौन सा है, मिज़ोरम का आइजॉल। देखो पास में मेघालय सबसे प्रदूषित मेट्रो क्षेत्र है और आइजॉल सबसे भारत का स्वच्छ शहर है। इसके बाद एक सम्मेलन है जिसका नाम है प्रकृति 2025 सम्मेलन। किस लिए है, कार्बन मार्केट के लिए। तो जो ग्लोबल कार्बन मार्केट होते हैं, कार्बन का आदान प्रदान होता है, इसके लिए एक प्रकृति 2025 सम्मेलन हुआ है। तो यही पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह से, क्योंकि कार्बन मार्केट जुड़ा हुआ है। अब ये कहाँ हुआ है, तो फरवरी में नई दिल्ली में हुआ था। तो प्रकृति पूछा जाएगा, सम्मेलन किससे है, जलवायु परिवर्तन से नहीं, ये किससे है,
कार्बन मार्केट से संबंधित है। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। किसने किया था? तो BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किया है, क्योंकि कार्बन से संबंधित है तो ऊर्जा से, तो ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है उससे, उसके अंतर्गत ये आयोजित हुआ है दिल्ली में। उसके बाद बात करें, एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है दुबई में। तो इसका नाम है XDG। तो क्या नाम है? XDG 2045। मतलब हमें आगे की रणनीति क्या रखनी होगी। तो अगर पूछा जाए XDG 2045 एक सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो फरवरी में ये दुबई में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा, दुबई में आयोजित। और भारत में जो कि पर्यावरण से संबंधित है, तो भारत में जो भारत के प्रतिनिधि रहे हैं वो हैं श्री भूपेंद्र यादव, जो अपने जलवायु मंत्री भी हैं। अब उन्होंने यहाँ पे जाके लाइफ जो है, जो मोदी जी ने 2021 में दिया था ग्लासगो में, COP26 के अंतर्गत एक प्रोग्राम का नाम है लाइफ, मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उसकी ही बात इस सम्मेलन में कही है जाके। इसके बाद एक रिपोर्ट है, वो है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट। ये किसने जारी की है? चूँकि वैश्विक है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसने 2025 में, मतलब जो 25 की रिपोर्ट है वो जारी की है मार्च में। क्या नाम है इसका? जलवायु स्थिति रिपोर्ट। अब तक का, और इसमें ये बताया गया है कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है 2024, और इस वर्ष जो टेम्परेचर स्तर रहा है वो जो इंडस्ट्री वाले एरिया से हम जोड़ते हैं, तो पूर्व औद्योगिक स्तर से अगर हम जोड़ें तो उससे, मतलब पिछले 200 वर्ष कह सकते हैं, उसमें 1.55 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। मतलब 1.5 डिग्री हमारा लक्ष्य था, उससे ऊपर निकल गया, मतलब ज़्यादा खतरे की तरफ चला गया। रोकना था 1.5 के आसपास तक। इसके बाद भारत ने इसी दौरान अपने लक्ष्य भी घोषित किए। तो भारत के लक्ष्य क्या है? 2070 तक नेट जीरो कर देंगे कार्बन उत्सर्जन। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? भारत का नेट जीरो लक्ष्य क्या है, कब तक है? 2070 तक। इसके बाद भारत का 2030 तक लक्ष्य क्या है कि 50% जो हम अपनी ऊर्जा हासिल करेंगे वो कोयले से नहीं होगी, 50% 2030 तक इससे हो जाएगी गैर जीवाश्म ईंधनों से हो जाएगी। मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, इनसे 50% करेंगे 2030 तक। इसके बाद बात करें 2030 तक ही हमने क्या लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट हमारा गैर जीवाश्म क्षमता स्थापित करनी है 2030 तक। तो गैर जीवाश्म ऊर्जा हिस्सेदारी कितनी करनी है 2030 तक? 50। इसके बाद 500 गीगावाट, मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको मिला के 500 गीगावाट ऊर्जा भारत में क्या है? स्थापित करनी है। इतना कम से कम प्रतिवर्ष होना चाहिए। इसके बाद बात करें परमाणु ऊर्जा मिशन, जो केंद्रीय बजट में आया, परमाणु ऊर्जा मिशन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमारा लक्ष्य है 2031-32 तक, मतलब क्षमता जो 2024 की क्षमता है वो कितनी है हमारी परमाणु ऊर्जा की। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सौर ऊर्जा की बात नहीं कर रहे या टोटल ऊर्जा की, हम केवल न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारी 2024 में क्षमता 8000 मेगावाट है, उसे हमें 2031-32 तक 22,480 कर देना है। तो एक तरीके से 3 गुने के आसपास हमें पहुंचाना है ये। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? आवंटन किया गया है, ताकि 2033 तक हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 5 स्थापित कर पाएँ। अब इनका क्या मतलब हुआ कि ये छोटे छोटे रिएक्टर, एक बड़े रिएक्टर होते हैं जिन्हें स्थापित करना और ख़तरा भी होता है, पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं फैक्ट्री में बना के आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। तो ऐसे 5 बनाने हैं, कब तक? 2033 तक। और इसके बाद हमारी जो ऊर्जा रहेगी, जैसे जो 500 गीगावाट अभी हमने देखा था वो करनी है 2030 तक नॉन रिन्यूएबल से, पर ये केवल कितनी है? 100 गीगावाट है, पर ये किससे है? परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी करनी है 2047 तक हमें 100 गीगावाट। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। बिग कैट अलायंस में कितने ये आ जाते हैं, जैसे लॉयन, चीता, जैगुआर वगैरह, प्यूमा, ये सब जानवर आ जाते हैं इसमें। तो ये एक संगठन है जो 2025 में ये संगठन के रूप में स्थापित हो गया। मतलब ये बन पहले ही चुका था, पर अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और इसमें भारत ने 2028 तक के लिए 150 करोड़ रुपए का समर्थन भी किया गया है।
इसमें कुछ और देश भारत के अलावा हैं जिन्होंने इसमें भूमिका भी निभाई है, जैसे निकारागुआ हुआ, स्वातिनी हो गया और सोमालिया और लाइबेरिया हुआ। तो भारत, निकारागुआ, स्वातिनी और सोमालिया और लाइबेरिया जिनने इसमें क्या किया है, सहयोग किया है। इसके बाद बात करें मिशन कवच। तो जब हम देखते हैं किसान खेत में खाद डालने जाता है तो वो खाद डालने के दौरान और या फिर कोई पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, दवा डालते हैं, तो उनके शरीर पर भी असर आता है, नेगेटिव असर आएगा, दवा नुकसान कर सकती है। तो एक कवच आया है किसान कवच, जो कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट है, मतलब उसे पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो कीटनाशक खेत में डाल रहे हैं वो व्यक्ति के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसे 2024 में दिसंबर में भारत का पहला ऐसा सुरक्षा सूट है वो लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है उसका नाम क्या है, तो किसान कवच है, जो ब्रिक इन स्टेम और सेपिया हेल्थ द्वारा इसे विकसित किया गया। तो ब्रिक्स से इसे याद कर सकते हैं, ब्रिक इन स्टेम, और जो सेपिया हेल्थ है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। कितने का, 4,000 रुपये की ये लागत का है। इसके बाद भारत में क्षेत्रवार ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर जो बड़ा हिस्सा है ऊर्जा उत्सर्जन का वो 75% जो है ऊर्जा क्षेत्र से आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में ज़्यादा जो आता है वो किससे आएगा, कृषि से, उद्योग से और अवशिष्ट से। मतलब भारत में जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाले क्षेत्र से, मतलब जहाँ बिजली बना रहे हैं या कुछ बना रहे, कोयला जला रहे हैं, इससे। दूसरे नंबर पे कृषि, तीसरे पे इंडस्ट्री। तो ये कन्फ्यूज हो सकते, इंडस्ट्री से कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है वो कम है अपेक्षाकृत कृषि और ऊर्जा वाले क्षेत्र से, तो ये याद रखना। इसके बाद UNCCD COP 16 हुई है अभी रियाद में। तो UNCCD में क्या है, जो हमें कैसे डेजर्टिफिकेशन वगैरह से मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित ये सम्मेलन है UNCCD। अब मरुस्थल कहाँ ज़्यादा होते हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 2024 का जो सम्मेलन हुआ था दिसंबर में वो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था और इसका नाम था COP 16, मतलब 16वीं बैठक थी ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। और इसका जो विषय था वो था हमारी भूमि हमारा भविष्य। इसके बाद अगला न्यूज़ है वो है UNEP की अनुकूल गैप रिपोर्ट है। इसमें ये बताया गया है कि जो वित्त पोषण है, मतलब जितना वित्त मिलना चाहिए एनवायरनमेंट पे खर्च करना चाहिए पर्यावरण को सही करने के लिए, उतना हो नहीं रहा है। तो 5% की कमी है, 5% का गैप है और 215 जो है बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष की आवश्यकता है और 5% की कमी है। ये UNEP ने बताया है कि मतलब ज़्यादा रुपए होना चाहिए पर वो वित्त पोषण मतलब देश कम रुपए दे रहे हैं। इसके बाद है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, प्रकृति का संरक्षण कैसे चल रहा है, तो इस सब के लिए एक सूचकांक आया। भारत की रैंक 180 में से 176 रैंकिंग है, तो हम सबसे लास्ट में एक तरीके से प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176वें स्थान पे है 180 में से, और 45 हमारा स्कोर रहेगा। सबसे टॉप पे कौन है, तो एक लग्जमबर्ग है, एस्टोनिया है और डेनमार्क है। इसे लक्स से याद कर लो, पहला लक्स वाला है जो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा करा है, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क वाला है। इसके बाद भारत का टील कार्बन अध्ययन। अब टील क्या होता है, ऐसे पानी होते हैं उनके भी कलर के अलग अलग नाम होते हैं, तो ये टील कार्बन है, मतलब एक पानी है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो उसका नाम दे दिया टील कार्बन। तो ऐसा अध्ययन किया गया है, कहाँ किया गया है ये, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में। तो पूछा जाएगा भारत का पहला की टील कार्बन अध्ययन कहाँ हुआ है, तो राजस्थान के भरतपुर में। ऐसे याद रख सकते, राजस्थान में पानी कम है तो टील कार्बन का यहाँ पे हुआ है। विशेषता क्या है इस क्षेत्र की, तो ये रामसर यूनेस्को में शामिल है। पर और यहाँ से जो भी निष्कर्ष निकाला गया रिसर्च के द्वारा वो ये बताया गया है यहाँ से मीथेन का मतलब बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है और इसका समाधान भी बताया गया है कि यहाँ पे बायोचर का यूज़ किया जाए पायरोलिसिस के माध्यम से। तो ये देखा हमने। इसके बाद है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 2024 का जुलाई का है ये रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में। भारत के कुल कितने हैं, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कुल कितने, 18 इंपोर्टेंट रहेगा, भारत में 18, 11 नए पूरे विश्व में जोड़े गए हैं। तो ये है, 12 को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान करी है अभी, तो ये चीज़ है। इसके बाद है पहला वन्य जीव बायो बैंक जिसे कहते हैं फ्रोजन जू,
तो फ्रोजन जू का मतलब क्या है, जैसे जू में कई सारे जानवर होते हैं तो उनका डीएनए सैंपल वगैरह क्या होते हैं, या टिश्यू या उनके सेल, इन सबको लैब में सुरक्षित रखना है बायो बैंक में फ्रोज करके, ताकि वो आने वाले समय के लिए सुरक्षित रह सके। तो ये सब हुआ है दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उद्यान है, उसमें जुलाई 2024 में। तो इसमें डीएनए वगैरह रखा जाएगा। इसके बाद वैश्विक मृदा सम्मेलन हुआ था। तो मृदा सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है पूसा नई दिल्ली में। तो पूछा जा सकता मृदा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो पूसा नई दिल्ली में। शिवराज सिंह जो हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। अगला न्यूज़ है हमारा विश्व का पहला थोरियम मोल्टन जो सॉल्ट परमाणु ऊर्जा स्टेशन। इसे आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं कि विश्व का पहला थोरियम से ऊर्जा बनाने वाला जो संयंत्र है वो चाइना ने लगाया है गोबी मरुस्थल पर। तो ऐसे याद कर सकते हैं थोरियम एनर्जी क्रिएट करेगा और एनर्जी इतनी क्रिएट हो जाएगी कि गोबी ख़त्म हो जाएंगे उस एरिया के। तो कौन सा रेगिस्तान याद रहेगा, गोबी रेगिस्तान। और यहाँ पे जैसे यूरेनियम के संयंत्र होते हैं वैसे ही किसका है, ये थोरियम का संयंत्र है, चूँकि विश्व में पहला है इस वजह से इम्पोर्टेंट रहेगा। अब नए रामसर कुछ साइट्स देख लें, मतलब पिछले कुछ 1-2 साल के जो हैं वो देखें। जैसे मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय। अगर पूछा जाए तवा कहाँ पे है तो ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये 2024 में बना था। झारखंड में एक है उधवा लेक। तो मध्य प्रदेश में तवा, झारखंड में उधवा, तमिलनाडु में है नंजरायन। तो ये पिछली साल ही ये भी आया था, नंजरायन बर्ड सेंचुरी है वो तमिलनाडु में। इसके बाद तमिलनाडु में 1-2 और हैं, जैसे एक है कजूवेली, एक है सक्करकोट्टई। तो नंजनारायण को कजूवेली और सक्करकोट्टई ये सब कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। इसके बाद सिक्किम में है खाजो करके, खाजो एड पालरी राष्ट्रीय उद्यान। तो खाजो से याद रख सकते हैं इसे, सिक्किम में है। राजस्थान में खींचन और राजस्थान में मेनार, ये इस साल के अभी 19 फरवरी को शामिल हुए थे। खींचन और मेनार जो राजस्थान में लेटेस्ट हैं। तो ये दो तो आएंगे ही आएंगे, बाकी इनमें से आ सकता है। तो खींचन मेनार याद ही रखने हैं। इसके बाद है संशोधित हरित भारत मिशन 2025 में, मतलब जो भारत का हरित भारत मिशन था उसे थोड़ा अपडेट किया गया है 2025 में। तो कब ये घोषणा की गई है, 17 जून 2025 को। एक इम्पोर्टेंट है, 5 जून को नहीं है, ये 5 जून को पर्यावरण दिवस है, उस टाइम नहीं है। 17 जून को ये घोषणा की गई है, हमने अपडेटेड अपनी। और ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस होता है उस दिन करी गई है। मंत्रालय कौन है, तो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत होगा। फोकस क्या है इसमें कि जो हमने हरित भारत मिशन में अभी तक हम वन लगा रहे थे, अब वो वन न केवल नॉर्मल क्षेत्र में लगेंगे बल्कि भारत के हर क्षेत्र में लगेंगे। कैसे हर क्षेत्र में, अरावली वाला एरिया चूँकि मरुस्थली एरिया है, पहाड़ी एरिया, यहाँ पे भी लगा दिया जाएगा। पश्चिमी घाट पूरा एरिया है, यहाँ पे वनों को लगाया जाएगा। इसके बाद भारत का हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पे भी लगा दिए जाएंगे। तो एक तरीके से फोकस क्षेत्र का एरिया बढ़ाया गया है और इसमें 24 मिलियन हेक्टेयर वनारोपण की बात कही गई है। इसके बाद रामसर साइट्स के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के लिए सम्मेलन हुआ। तो 1971 से वैसे जानते ही हैं रामसर कन्वेंशन चल रहा है जो वेटलैंड के लिए है। विश्व की पहली जो रामसर साइट हुआ करती थी वो कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में था। मतलब ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग जो एरिया की रामसर साइट पहली रामसर साइट थी। विश्व में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो लानोस डे जो मोक्सोस बोलीविया की है। तो लानोस डे मोक्सोस बोलीविया की है, मतलब बोलीविया में विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट है। अब उसके बाद देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में, इसके बाद मैक्सिको में और तीसरे नंबर पर भारत में। पर अगर केवल एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, भारत में। फिर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भारत में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, अगर विश्व में देखें तो मैक्सिको आ जाता है दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले पे कौन है, यूके है, मतलब इंग्लैंड। और भारत में अगर बात करें तो पहले पे तमिलनाडु और दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। तो ये देखा हमने। तो इसके बाद अगर देखें कि भारत में अभी कितने रामसर साइट है, तो 91 रामसर साइट है भारत में, 20 तमिलनाडु में, 10 उत्तर प्रदेश में, 91 टोटल हो गए जो एशिया में सबसे ज़्यादा है।
अब भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है? तो चिल्का और केवलादेव, ये सबसे पहले हैं भारत के, जो बने थे 1981 में, मतलब 1971 में आया था, उसके 10 साल बाद। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सुंदरबन है। और सबसे छोटा है वो है रेणुका झील वाला क्षेत्र, वो है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखें नए रामसर जो हैं वो अभी हमने देख ही लिए, एक खींचन है और एक है मेनार, तो दोनों ये याद रखने हैं। इसके बाद भारत में प्रमुख जो रामसर साइट्स हैं उन्हें देख लेते हैं कुछ को। जैसे लद्दाख में सोमोरिरी झील, इसके बाद जम्मू कश्मीर में सोकर आर्द्र भूमि भी है, उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व है, तो उत्तराखंड में क्या है? आसन संरक्षण रिजर्व। बिहार वाला एरिया है, इसमें कबरताल आर्द्र भूमि है। कौन सा? कबरताल आर्द्र भूमि और नागी वर्ल्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? बिहार में। झारखंड की बात करें तो नकटी है यहाँ पे और उधवा है, नकटी उधवा झारखंड में। सिक्किम में है खाचो, उड़ीसा में है सतकोसिया गॉर्ज, उड़ीसा में कौन सा है? सतकोसिया गॉर्ज, हीराकुंड और तंपारा झील और अनसुपा झील। इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो रंगनाथ हिट्टू है और अगनासिना मोहाना है कर्नाटक में। गुजरात में नाल सरोवर है, इंपॉर्टेंट है ये, एक नल करके नाम आते हैं नल सरोवर वगैरह, वो गुजरात में है, तो ये बर्ड लाइफ सेंचुरी है। थोल झील, खिजड़िया, तो ये वाला ये गुजरात वाला ही है, हाँ ये तो नाल वाला, तो नल सरोवर और ये सब हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे। कर्नाटक में कौन सा था? रंगनाथ हिट्टू है। और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और थोल और खिजड़िया ये सब कहाँ है? गुजरात में। हरियाणा की बात करें तो भिंडवास करके है ये हरियाणा में, और सुल्तानपुर जो है वो है नेशनल पार्क कहाँ पे? हरियाणा में। तो हरियाणा के दो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये सबसे सुल्तानपुर वाला है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलीमेरे और पिचवरम, तो तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलीमेरे, पिचवरम और वेदांता गल, ये हैं इम्पोर्टेंट। तो ये हमने क्या देखा पिछले 6-7-8 महीने में, जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं किससे जुड़ी? इन्वायरमेंट से जुड़ी, उन सभी को हमने कवर किया है। अब थोड़ा आज के लिए मैपिंग को कवर देखते हैं, मैपिंग को देखते हैं। तो मैपिंग का हम एरिया साउथ ईस्ट एशिया को अभी थोड़ा देखेंगे। सो साउथ ईस्ट एशिया के सबसे पहले कुछ देश देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 देश तो वो हैं जो आसियान के हैं, 10 देश कौन से? आसियान के, इसमें आते हैं 11वां तिमोर लेस्टे, ये वाला कंट्री, तो ये 11 देश हैं असल में, इस वाले एरिया में इन्हें पढ़ना होता है। तो 10 आसियान के प्लस एक तिमोर लेस्ट, ये 11वां आ जाएगा। तो यहाँ से अगर चलें भारत से तो इस एरिया में मिलेगा म्यांमार, फिर थाईलैंड। अब लाओस को अगर देखें तो इस क्षेत्र का एकमात्र जो लैंडलॉक है वो है लाओस, और इस साइड मिलेगा वियतनाम वाला एरिया। नीचे की तरफ देखेंगे तो कंबोडिया वाला क्षेत्र मिलेगा। अब ये क्षेत्र बना कैसे होगा? तो ये सोच सकते हैं, तो जब भारत की प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट, ये ऊपर कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट, और भारतीय प्लेट जब इससे आके टकराई थी तो उसी के हिस्से के रूप में ये क्षेत्र बना था, क्योंकि यहाँ पे किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। और यहाँ पे अराकान योमा जो म्यांमार में है पर्वतमाला, वो भी हिमालय का ही क्षेत्र है, और इसी का अगला हिस्सा मिलेगा जो समुद्र में डूबता उठता हुआ है, अंडमान निकोबार, मतलब किसका? हिमालय और अराकान योमा का ही विस्तार मिलेगा। अब इधर की बात करें तो इस साइड क्या मिलेगा? पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, बीच में है ये कौन सी? फिलीपीन प्लेट। तो इन तीनों प्लेटों के मिश्रित क्षेत्र से निर्मित हुआ है ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर देखें तो सबसे विवादित जगह रहती है वो रहती है साउथ चाइना सी। क्यों साउथ चाइना सी है? क्योंकि चाइना ने यहाँ पे 9 डैश ऐसे यू आकार की 9 डैश लाइन बना रखी है, जिससे ये कहता है चाइना की ये प्राचीन काल से हमारे क्षेत्र रहे हैं, तो इन पे कंट्रोल किसका होगा? चाइना का होगा, चाइना ऐसा कहता है। इसी वजह से फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, जापान, इन सब के साथ इसका विवाद चलता है। अब यहाँ के कुछ एरिया देखें, जैसे एक है पैरासेल आइलैंड, सबसे ज़्यादा जो विवाद है, इसके नीचे स्पार्टली आइलैंड, इसको लेकर विवाद है, तो पैरासेल, स्पार्टली, इधर मिलेगा लूजोन स्ट्रेट, तो जब ताइवान से नीचे चलेंगे तो लूजोन स्ट्रेट पड़ेगा। अगर हम मैपिंग में देखें तो ये वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो ताइवान से होके म्यांमार और भारत से होके गुजरती है। लेकिन जब हम बात करते हैं 0 डिग्री वाले एरिया की, तो 0 डिग्री वाली लाइन ये जा रही है, तो 0 डिग्री वाली लाइन जो जाएगी वो म्यांमार से होते हुए जाएगी, तो इम्पोर्टेंट रहेगा म्यांमार का जो सुमात्रा वाला एरिया है, ये बोर्नियो वाला एरिया है, तो यहाँ से होके 0 डिग्री जा रही होगी। तो पूछा जा सकता है सुमात्रा, जावा किससे होके ये जाता है, तो ये कौन सी इंडोनेशिया का पार्ट है? सुमात्रा वाला। तो ये इसके नीचे मिलेगा जावा,
जो द्वीप है जावा, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट जगह चीज़ है वो है जो अगर हम इंडोनेशिया के जो प्रायद्वीप है अगर इसे बात करें, मतलब इंडोनेशिया का द्वीप है, आर्किपेलागो है ये, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। क्यों? क्योंकि ये 70,000 से ज़्यादा यहाँ पे क्या है 17,000 से ज़्यादा क्या है यहाँ पे आइलैंड है, तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे क्या है, कई सारी प्लेटें टकराई हैं, क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट स्थलीय प्लेट है तो ये उथली रहेगी। समुद्र की प्लेट कैसी रहेगी? निचली, तो ये नीचे की ओर जब सबडक्ट हो जाएगा तो इस एरिया में क्या होगा, रिंग ऑफ फायर डेवलप हो जाएगा, तो इसे ही कहते हैं अग्नि वलय का क्षेत्र। और अगर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों का घर अगर देखा जाए तो उन्हीं में से एक इंडोनेशिया है, क्योंकि यहाँ पे क्राकाताओ है, उसके बाद है मेरापी है, ये ज्वालामुखी मिलेंगे। जबकि फिलीपींस में बात करोगे इस वाले क्षेत्र में तो यहाँ का एक ज्वालामुखी फेमस है, उसका नाम है पिनातोबो ज्वालामुखी, तो ये याद रखना है। पिनातोबो ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया का है, तो ये है। इसके बाद जो ये बीच का क्षेत्र है इसे ही क्या कहते हैं, ये चूंकि इसका सीमांत सागर है तो इसे साउथ चाइना सी को इसका सीमांत सागर कहते हैं। अब एक एरिया पूछा जाता है, ये क्षेत्र तो हिंद महासागर का है, तो हिंद महासागर से मलक्का स्ट्रेट से हम साउथ चाइना सी की तरफ जा सकते हैं, और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो पूछा जाए हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मलक्का। और यहीं से क्या होता है, ये असल में एक दुनिया का चोक पॉइंट है, तो मतलब व्यापार से जुड़ा होता है, और यहाँ पे क्या है, यही चाइना का मेन रूट का सिस्टम है। तो अगर हम द्वीप समूह की बात करें, प्रायद्वीप नहीं, कौन सा द्वीप समूह, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है दुनिया का। और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? फिलीपींस में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। और यही वाला एरिया है, ये वाला एरिया सुंडा का, तो सुंडा सेल्फ है यहाँ पे। तो सुंडा सेल्फ ये क्या है, असल में ये भूवैज्ञानिक दुनिया का चमत्कार कहा जाता है ये सुंडा सेल्फ। अभी तो ये डूबा हुआ है, पर बताया जाता है हिमयुग के दौरान ये समुद्र का जब स्तर नीचे हुआ करता था तब ये सुंडा लैंड कहलाता था, जो एशिया का ही पार्ट हुआ करता था। और इसी के अंतर्गत ये जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सब आते थे। तो सुंडा वाला याद रख सकते हैं, क्योंकि इन पूरे एरिया में जो जानवर वगैरह उन सबकी सेम जो थीम के पाए जाते हैं, जीव जंतु हों, बाघ, हाथी, गैंडे, वो सब सेम पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे कास्ट प्रदेश भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये एरिया पानी का होता है तो घुलनशील चट्टानें होती हैं, तो यहाँ पे कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर इस क्षेत्र के मेनलैंड पे देखें तो यहाँ पे जो म्यांमार वाला एरिया, यहाँ पे इरावदी नदी बहती है, मेकांग रवि नदी इस एरिया में बहती है, मेकांग, और मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी क्या है, नदी मानी जाती है। तो इसका नाम क्या है, मेकांग रिवर को याद रखना है। और ये तिब्बत से निकलेगी, मेकांग तिब्बत से इधर से निकलेगी, और तिब्बत से निकलकर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इन सभी देशों से होते हुए ये दक्षिण जो चीन सागर है उसके में एक डेल्टा बनाती है। तो कौन सी रिवर, मेकांग रिवर, तो ये देखा। और यही क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा अंतर स्थली जो है, अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र भी आ जाता है। म्यांमार में अगर हम नदियों की बात करें तो इरावदी, सालवीन, छाओ फ्राया, ये कुछ प्रमुख नदियां आती हैं। अगर हम यहाँ की मानसून वाली क्षेत्र की बात करें इस एरिया की, तो ये वाला जो मानसून एरिया है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। इसे ही कोपेन के नियम के अनुसार AM कहते हैं, क्योंकि मानसूनी वाला है तो यहाँ से याद रख सकते हैं। और ये मानसूनी के साथ साथ क्या है, वर्षा वन वाला एरिया भी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दोनों यहाँ पाए जाते हैं, तो ये वाला एरिया रहेगा। उच्च टेम्परेचर वगैरह इस एरिया का रहेगा, तो ये हमने मेन देखा। देश कितने याद रखने, 10 देश हैं प्लस एक अलग से है 11, तो ये तिमोर लेस्टे है, ये 11वां देश है। इतने देश इस पे हैं। कौन सी रेखा जाती है इस क्षेत्र से, 0 डिग्री जाती है, और ऊपर कौन सा है, 23, जो 23.5 वाला आ जाएगा। सारे देश इसमें से याद रखें। मलक्का जल स्ट्रेट ये वाला क्षेत्र याद रखना है यहाँ पे। और सुंडा वाला क्षेत्र जो एरिया, अब जावा, सुंडा, ये सब बेरेंट सी, ये सेलेब सी, ये कुछ सी के नाम यहाँ पे याद रखने हैं, तो ये वाला याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाला जो एरिया है इसे ही यहाँ पे कोरल ट्रायंगल कहते हैं ये वाले एरिया को, तो ये पूछ लेगा दुनिया में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला कोरल ट्रायंगल पाया जाता है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वाला जो एरिया है यही कहा जाता है कोरल ट्रायंगल। और समुद्रों का अमेज़न भी इसे कहा जाता है। तो
समुद्रों का अमेज़न। अब ये क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, तो इस एरिया में टिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मलेशिया वाला जो एरिया है, मलेशिया में एक किंटा घाटी है। मलेशिया में कौन सी है, किंटा घाटी, और किंटा घाटी टिन के लिए जानी जाती है। उसके बाद बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकेल उत्पादक देश है, जो निकेल का उत्पादन बैटरियों में होता है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। और ये जो बोर्नियो दिख रहा है, बुर्नेई वाला एरिया है, ये तेल के लिए जाना जाता है। बुर्नेई वाला एरिया है, ये तेल के लिए, अभी प्रधानमंत्री जी गए भी थे इस एरिया में, तो याद रखना ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। विशाल भंडार यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और चलती है जो एग्ज़ाम में आ भी चुकी है, वो आता है पाम ऑयल। तो इंडोनेशिया और अगर हम मलेशिया को पूरे को मिला दें तो 85% दुनिया का जो पाम ऑयल है वो यहीं उत्पादन होता है। कितना, 85%। दूसरा अगर हम बात करें प्राकृतिक रबर की, तो रबर में थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम दुनिया के सबसे बड़े 3 उत्पादक देश हैं। कौन कौन से हैं, थाईलैंड ये रहा, और मलेशिया, और थाईलैंड और मलेशिया और वियतनाम, ये क्या है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये क्या हो जाएंगे, और वियतनाम वगैरह, ये सबसे बड़े क्या है, रबर उत्पादक देश हैं। चावल के लिए जाना जाता है, तो चावल का, चूंकि ये चावल का कटोरा कहा जाता है, मेकांग, इरावदी और छाऊ प्राया जो नदियों का क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। थाईलैंड और वियतनाम ये चावल के लिए जाने जाते हैं। तो ये देखा यहाँ पे। और कंबोडिया में एक विशेष प्रकार की दुनिया भर में सबसे अच्छी मिर्च पाई जाती है, जिसका नाम है कंबोडियाई के नाम पे कंपोट, ऐसे याद रख लेंगे, कंपोट मिर्च, जो दुनिया में सबसे अच्छी मिर्च मानी जाती है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त होता है यहाँ पे। तो ये देखा हमने। अब यहाँ पे 9 डैश लाइन याद रख लेना, पैरासेल स्पार्टली आइलैंड याद रख लेना है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने करेंट अफेयर्स जो इन्वायरमेंट के थे वो देखे 7-8 महीने के, और इसके अलावा मैप का ये कवर किया।